अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश की। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात रिहैब फील्ड के प्रोफेशनल से करवाते हैं जो कि डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ भी मुंसलिक हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल सेशंस और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में कराची से हमें ज्वाइन किया है मिस नीलम जहरा ने। सीजनड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर चुकी हैं। करंटली शी इज सर्विंग एज HOD ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट इन ज़ियाउद्दीन कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में तफसील से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस नीलम कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे तो थैंक यू आपका भी कहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आगे ही जितनी ज़्यादा नेशन को दे सकते हैं, तो उसके अंदर आपने मुझे भी कंट्रीब्यूटर रखा एंड आई एम ऑनर्ड फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, बस आई गेस I'm Neelam Zera as an occupational therapist working since last 23 years, or starting my career with Liaquat National Hospital in acute care, where we work with a variety of you know uh, limitations and disabilities and many other things. And later I worked as emotional behavioral counselor in a school setup. Then I joined again Liaquat National Hospital to start to explore and expand the services in acute care. And now I'm here at Ziauddin University working in academics mostly, and do some of the training of the youngsters, the new professionals, and a little bit of the consultancy too. But at the same time, I keep on working with some of the assignments with WHO, as well as with right now I'm working in a USAID activity in which we are working to improve the workforce capacity of rehabilitation, so that in academics, in regulation, clinical practices. So I'm the country focal person for Physiopedia. So this is small little things I'm doing in my life, making most of it. पता नहीं कितनी है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जितनी है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुछ करके चले जाए कि किसी के लिए कोई काम आ जाए। That's it. राइट। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं OT की फील्ड के बारे में और फिजियो की फील्ड के बारे में भी काफ़ी मिक्सअप किया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप अगर आप ब्रीफली हमारे हाथ आ ही गई हैं तो हम ये भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लें कि OT की फील्ड को थोड़ा-सा आप अगर एक्सप्लेन कर सकें कि ये क्या किस-किस डोमेन में काम कर रही होती है और कहाँ ओवरलैप करती है उनके साथ? अच्छा, अबाउट ओटी फील्ड एंड कंफ्यूजन, तो ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो होती है ना, ये हर प्रोफेशन में बहुत मैटर करती है। जब स्टूडेंट्स भी मार्केट में आते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतने सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं देखते। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी हर जगह फिजिकल थेरेपिस्ट ही देख रहा होता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट नॉट जस्ट फॉर द पीपल, इवन द प्रोफेशनल, फॉर हिम और हरसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि हु एम आई एंड व्हाट आई एम गोना डू, यू नो। सो उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ अपने करिकुलम की एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है, और जो हमारे मेंटोर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं। आज से 20 साल पहले जिन्होंने हमें पढ़ाया, बहुत ही ज़बरदस्त मेंटोर थे, आई मस्ट से, कि हमारे अंदर कभी ये आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं आए कि वेदर आई हु एम आई, I am an occupational therapist and I knew what was my boundary and how I work and how much I should be working. So occupational therapy physical therapy से बहुत different ही होती है, नाम से हम ले लेते हैं। Physical therapy is the one which is working on the physical aspect of the body structure, of the body function, राइट। लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है वो ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट्स लेती है। अब ऑक्यूपेशन से हमारे यहाँ जो समझा जाता है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये हैं, लेकिन हम एक इंसान को ऑक्यूपेशनल बीइंग लेते हैं। दैट इज हम जो कुछ करते हैं, जितने काम करते हैं, वो सब आप अगर नहीं कर पाते हैं, या उनमें से कुछ काम आप नहीं कर पाते हैं, और वो ना करने की वजह कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी द फिजिकल प्रॉब्लम, इट कुड बी द मेंटल प्रॉब्लम, इट कुड बी साइको सोशल प्रॉब्लम, राइट, और इट कुड बी द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, और एनी डिजीज, एनीथिंग। सो अगर आप नहीं कर पाते हैं, लिमिटेशन आ जाती है पार्टिसिपेशन में, और आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो परफॉर्म कर सके काम, राइट, तो फिर यू नीड एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, right? So we work on occupations of life so that people can be can be independent in enjoying their life.
अब लोगों को सिर्फ लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द फाइन मोटर्स, बट इट्स नॉट अबाउट द फाइन मोटर्स ओनली, इट्स अबाउट द इमोशंस। एक बच्चा जो कि अब ऑटिज्म का अगर शिकार हो जाए, तो वो अपने माँ बाप को पहचान नहीं पाता, वो इमोशनल डिफिशियंसी आ जाती है, तो वो भी तो उसका काम है ना, माँ बाप को पहचान के घुमक के उनके पास चले जाना, राइट। एक बाप जो कि स्ट्रोक का पेशेंट है और अब वो काम नहीं कर पा रहा और अपने बाप के रोल के अंदर फिट इन नहीं समझ पा रहा अपने आप को, क्योंकि एक कफालत हम समझते हैं और डिसिप्लिन की एक बाप की जिम्मेदारी होती है, तो वो नहीं कर पा रहा है, तो हाउ वुड ही डू दैट? So their occupational therapists come to teach some vocational activities, look into the remaining skills which are left, and a person can again regain his earning and everything, right? So it is very wide for people to understand, but generally हमारे यहाँ जो है वो इसको लिया जाता है कि आप ADL करा दें, आप writing करा दे, right? So ADL and writing is not the only thing in the life, but yes, ADL is the first activity. ADL means activities of daily life, is the first activity. Survival skills है ना, कि हमें खाना खुद खा लेना चाहिए, हमें बाथरूम खुद चले जाना चाहिए, अपने कपड़े खुद बदल लेने चाहिए, सर्वाइविंग स्किल्स हैं। तो दीज आर द बेसिक स्किल्स दैट शुड बी देयर। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि आपने ऑटिज्म का नाम लिया और स्ट्रोक का नाम लिया, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस हैं ऑन स्पेशल नीड्स बच्चों, बड़ों या इंडिविजुअल्स पे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, अगर हम बात करें स्पेशल नीड्स इंडिविजुअल्स की, तो किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों, बड़ों को देख रहे होते हैं आप लोग? आई थिंक सारी ही चैलेंजेस पे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप elaborate कर सकें थोड़ा इसको। Well, exactly every challenge, because how can I, matlab, like I just said you, okay, wherever there is a limitation, if a client is, जो spina bifida का है, right, या paraplegic है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया, across the lifespan we work. अब specifically we can work for the child, even pediatric occupational therapist भी होते हैं, adult occupational therapist भी होते हैं, the same domain, right? ऑटिज्म भी आ जाता है, डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है, आपके पास लर्निंग चैलेंजेस, जिन बच्चों को स्कूल परफॉर्मेंस में मुश्किल होती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बच्चा हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है लेकिन स्कूल के काम में नहीं अच्छा होता। So when school functions are not up to the mark because the child is intelligent and unable to produce good school performance, so we work over there even. It is on the tip. It is not necessary. It has to be limited to disability. डिसेबल देखिए ना, अगर कोई डायबिटीज में तो डिसेबिलिटी नजर नहीं आती ना, कैन यू काउंट डायबिटीज एज अ डिसेबल पर्सन? यू नॉट, बट डायबिटीज की वजह से एक बच्चा कितने सारे काम नहीं कर पाएगा, ऐसा है कि नहीं है? अगर उसे दिल की कोई बीमारी है तो वो कितने काम है जो नहीं कर पाएगा, है ना? तो जब वो काम नहीं कर पाता ना, तो whenever there is a restriction in the world, then we have this issue. So we need to have occupational therapists then. So you can list down how many things you would like to list down. राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग काम किस तरह करते हैं? मैं थोड़ा मोड ऑफ ऑपरेशन समझना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, कि बहुत से जगहों पे हम देखते हैं कि डिफरेंट थेरेपीज वन वन से सेशंस हो रहे होते हैं या ग्रुप सेशन हो रहे होते हैं, जनरलाइज किया जाता है थिंग्स को। तो मैं ज़रा ओटी को भी समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे काम कैसे करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज नॉट अबाउट प्रिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई वहाँ पे वो पजल करा देंगे, बैक्स करा देंगे, बट ऐसा सबके लिए नहीं होता है, राइट? हाँ, ये कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, वो एक जनरल प्रोसेस है। वो क्या है कि आपको स्क्रीन करना होता है, आपको असेस करना होता है, आपको इवेल्युएट करना होता है, फिर यू नीड टू हैव सम इंटरवेंशन प्लान्स एंड देन यू अप्लाई द इंटरवेंशन प्लान. If the intervention plan is successfully attained, the goals are attained, then you can even discharge the client or reduce the sessions and start working on the other aspects, right? And 6-7 महीने बाद आपको कंपेयर भी करना पड़ता है कि जब क्लाइंट आया था आपके पास तो उस वक्त कैसा था और अब कैसा है, तो अब मुझे मजीद क्या तब्दीली लेकर आनी है अपने प्लान के अंदर। तो ये तो एक जनरल प्रोसेस हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? बट व्हेन ही कम, अब इसी तरह से जो बेसिक चीज़ होती है ना हमारी, वो असेसमेंट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा प्लान। अगर तशखीस सही से ना हुई हो तो यू कैन नॉट वर्क। ऐसे ही है ना, एक इमारत की जो पिलर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो उसके ऊपर उसका बोझ उठा सके।
इसी तरह से एग्जैक्टली। हमारी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ हमने खुद टूल्स डिज़ाइन किए हुए होते हैं, उनके थ्रू होती है। अब डिफरेंट केसेस में इट इज़ डिफरेंट। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑटिज्म बच्चा हमारे पास आता है, तो जब ऑटिज्म डायग्नोसिस पूरे आ जाते हैं, लेकिन वो डायग्नोसिस जो होती है वो क्लिनिकल सेक्शुअल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों करनी है, ये बात हमें खुद समझनी होती है ना। व्हाट आर द मेन कंप्लेंट्स, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमेशा हमारे थेरेपी प्लान्स का, हमारे गोल्स का एक हिस्सा होते हैं। तो फिर हम असेसमेंट शुरू करते हैं, राइट। हम पूछते हैं कि भाई आप बताएं, एडीएल असेसमेंट होता है कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हम उसका एक सेंसरी प्रोफाइल स्क्रीन करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो सेंसरी डिसऑर्डर्स हैं वो उसके साथ लिंक्ड होते हैं, और हमें पता नहीं होता कि कौन सी सेंस जो है वो कितनी एक्टिव है, कितनी लो है, और कौन सी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हाउ वी कैन प्लान एन एक्टिविटी, राइट। कि एडी सिखाना सबको कपड़े पहनाना ही होता है, राइट, लेकिन हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखेगा, क्योंकि अगर उसकी सेंसरी एक ही तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती है तो तरीके भी तो अलग अलग होंगे ना। किसी को हमें बहुत सारा एक्टिविटीज तोड़ के बतानी होगी, किसी को हमें डायरेक्ट 2 स्टेप्स से बतानी होगी। So there are many other things that we need to do. So assessment is here, and it is really very important to design a wonderful, effective plan which is productive within 6-7 months. एटलीस्ट कुछ तो नजर आए ना हमें, जिससे पेरेंट्स को भी तसल्ली हो कि यस वी आर वर्किंग टुगेदर। यूजुअली प्लान जब बनता है तो उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं बताते, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई इस बच्चे को क्या क्या करना है, लेकिन पेरेंट्स की मेन कंप्लेन क्या है। पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बाकी बच्चों के साथ बैठ जाए, वो किसी बच्चे को मारे नहीं, स्कूल जाए तो बात सुन ले, राइट। ये पेरेंट्स की फर्स्ट थिंग होती है। अब ये तो एक छोटी सी बात उन्होंने कह दी कि भाई मेरा बच्चा सबके साथ बैठ जाए, लेकिन अब सबके साथ बैठने के लिए क्या क्या चीजें दरकार है। पेशेंस दरकार है ना। तो आई नीड टू असेस वेयर इज द पेशेंस, राइट। सबके साथ बैठने के लिए टर्न टेकिंग दरकार है। बहुत ही बड़ा चौड़ा लंबा महंगा किस्म का इंस्टीट्यूट बना ले, और उसके अंदर ढेर, देखिए ये सारे काम बच्चे घरों में भी सीखते ही है ना। 45 मिनट की थेरेपी कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। 45 मिनट की में हम कोई ना कोई सिरा पकड़ रहे होते हैं। वी आर ट्राइंग टू find that string and pulling that string so that we can get connected, right? And the same राइट। thing we tell parents कि वो 23 hours और 15 minutes जो बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं, अपने घर में होते हैं, वो स्ट्रिंग को खींचते रहे ताकि वो सिरा खुलता रहे, राइट। दिस इज हाउ वी वर्क। अब पेरेंट्स कहाँ से घर में इतना डायनामिक जो है वो थेरेपी रूम लेकर आएंगे। शॉपिंग सेंटर जाओ तो थेरेपी रूम तो नहीं होगा ना, शॉपिंग सेंटर ही होगा। बाजार में बस स्टॉप पे खड़े हैं तो कैसे थेरेपी रूम लाएंगे। लेकिन जब वहाँ स्ट्रिंग खींचते हैं और पेरेंट्स उस स्ट्रिंग को खींचने का तरीका सीखते हैं, और बाकी जगहों पे भी जाके वो उसी तरह से काम करते रहते हैं, तो बच्चा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, सोशली पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाता है, और जो गोल्स हमने बनाए होते हैं उसके हिसाब से चलने लगता है। सो मतलब पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोसेस दैट इज इफेक्टिव। राइट। इंटरवेंशन टूल की अपनी हैसियत जरूर है, लेकिन अगर वो ना हो तो भी तो हो जाता है। एक बड़ी अच्छी किताब किसी ने लिखी थी लॉन्ग टाइम अगो, और अभी भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसे पढ़ते हैं। उसका नाम है डिसेबल्ड विलेज। उस विलेज में कुछ नहीं था, लेकिन लोग बहुत थे, और उन लोगों में डिसेबिलिटी बहुत प्रमोट थी। तो जब डिसेबिलिटी ज्यादा थी तो उन्होंने कहा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, एक थेरेपी रूम तो हम नहीं ला सकते, बहुत सारी चीजें नहीं ला सकते, हाउ वुड वी introduce things so that people start learning and getting independent, and that is all we need to understand. पार्क में, झूलों पे, आप पब्लिक पार्क्स अवेलेबल हैं, क्या वहाँ थेरेपी नहीं हो सकती है? हो सकती तो है, वहाँ वही सब कुछ तो है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट लोग का हुजूम भी है, लोग सीखेंगे भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप, दिस इज हाउ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क, राइट। एंड दिस इज द प्रोसेस। ओके। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आपने पेरेंट्स का जिक्र किया कि ज़्यादा टाइम वो उनके पास होते हैं और दे नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल, लेकिन आप लोग पेरेंट्स की गाइडेंस और ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे होते हैं? मतलब उनको किस तरह गाइड कर रहे होते हैं, काउंसल कर रहे होते हैं? वो भी काफ़ी। देखिए पहला चीज तो ये कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू, द फर्स्ट सेशन व्हेन आई हैव, सो आई लिसन टू देम।
वंस आई लिसन आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि पेरेंट्स को गाइड करना भी जो है ना, इट इज़ नॉट एज इजी एज यू थिंक और आई थिंक। हर पेरेंट भी अलग होता है, उसके एजुकेशन लेवल अलग होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, उसका सोशल सर्कल अलग होता है, उसकी रहन सहन का तरीका अलग होता है। हम अक्सर एक सबसे पहला जो हमारा इंटरव्यू सेशन होता है उसमें हम बनाते हैं ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल के अंदर हम उसकी एथनिसिटी से लेके लिविंग स्टाइल से लेके जॉब से लेके हर चीज़ मालूम करते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि हम उस लेवल ऑफ एडवोकेसी पे आ सके जो वो बात समझ सके। So मतलब it's not about knowing their social status, it's not about how, you know, what car they use, what profession, how much they are earning and all that. It's about if there is somebody who is a project management में है और project manager है, तो उसे समझ आता है कि किसी project को लेके कैसे चला जाता है। Then we need to explain them कि your child is a project to you. How would you work on it? Find out the cause of the problem. That is what the project managers are, right? So we shouldn't be doing this कि हम इन डायरेक्टली हर काम शुरू कर दें और एडवोकेसी शुरू कर दें। इट्स नॉट लाइक दिस। आपको अपने क्लाइंट के पेरेंट्स को या केयर टेकर को भी समझना पड़ता है ताकि आप उनको उनके लेवल पे समझा सकें। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डू विद द पेरेंट्स। इट्स नॉट ईजी। अच्छा, ये तो इंटरव्यू सेशन था जब मैंने उन्हें अच्छे तरीके से समझाया। फिर जब मैं असेसमेंट करती हूँ तो मैं क्या, मुझे लगता है हर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसे ही करता होगा कि फिर हम उस असेसमेंट की वजह बताते हैं, जैसे एक डॉक्टर करता है कि मैं आपका ब्लड टेस्ट कराऊंगा, उसके अंदर मालूम करूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ना। आपके सीपीसी बढ़े हुए हैं, आपके आरबीसी कम है, या आपका प्लेटलेट लो हो गया है। छोटी छोटी बातें होती है, वैसे डॉक्टर से पता टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहता है बस ये ब्लड टेस्ट करा लें आप। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि चले बस ये असेसमेंट करा ले बच्चे की। नो, वी हैव टू टेल देम कि हमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है इन दैट पर्टिकुलर केस, हमें ये चीज़ें असेस करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले। जब पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं इस बात से, तो फिर वो कहते हैं लेट्स मूव अहेड, एंड वो खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। असेसमेंट हो गई, फिर वो असेसमेंट रिपोर्ट उनसे शेयर करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है व्हाट हैव वी कम अक्रॉस, और हमने क्या मालूम किया, तशखीस किया। अब फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन, आपकी कंप्लेन और असेसमेंट रिपोर्ट मिलके ये बताती है कि अब हमें काम कैसे करना है। फिर हम उन्हें वो सिखाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जो है ड्यूरिंग द थेरेपी जो प्रोसेस मैं फॉलो करवाना चाहती हूँ और हमेशा करती भी हूँ, आई एम श्योर मेरे बहुत सारे कुलीग्स भी करते होंगे कि महीने में 15 दिन बाद एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग हम रखते हैं जिसके अंदर सारे पेरेंट्स बैठते हैं, सब बात करते हैं। तो उसमें ये होता है कि किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई मसला होता है, और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं और हल खुद ब खुद भी निकल जाते हैं। और कहीं मुझे थेरेपी के दौरान नहीं समझ आ रही होती बातें, तो वो उस दिन डिस्कस हो जाती है, तो मैं अपनी थेरेपी में उन चीज़ों को रीइंफोर्स करना शुरू करती हूँ ताकि वही स्ट्रिंग वो भी घर में शुरू करें। साथ साथ जब हम प्लान बनाते हैं तो हम एक होम प्लान भी बनाते हैं, एंड वी गाइड देम कि घर में आपको कैसे काम करना है। फिर हम ये भी बताते हैं जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि अगर स्कूल वालों को किसी का मसला है तो वो हमें बताएं, आप कैसे काम कराना है या एनवायरनमेंट कैसे बनाना है ताकि ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को तो बहुत काम करने पड़ते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इट्स नॉट लाइक दिस कि मेरे पास ऑटिज्म बच्चा आ गया, आज वो बैठ जाओ, चलो सेंसरी इंटीग्रेशन शुरू कर दें, बॉल को चकाना शुरू कर दें और ट्रैम्पोलिन को चकाना शुरू कर दें। नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। देयर हैज टू बी अ रीजनिंग बिहाइंड एवरी एक्ट दैट यू डू, साइंटिफिक रीजनिंग, ethical reasoning, diagnostic reasoning, all the reasoning should be there. This is called evidence based practice. आप बताएं कि देखिए राइट। ये पहले काम ऐसे होता है, इसमें ये नुकसान है, फिर होता है। तो पेरेंट एडवोकेसी तो डे वन से शुरू हो जाती है एंड इट्स नेवर एंडिंग। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स आपको विजिट करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है? और दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो पेरेंट्स पूछते हैं कि हाउ एक्सपेंसिव द सेशंस और असेसमेंट, उसके बारे में अगर आप थोड़ा गाइड कर सकें। ठीक है, अब इफ आई एम डूइंग अ जॉब समवेयर तो जो भी उसके फाइनेंसेस होते हैं और चीज़ें होती है वो कंपनी खुद ऑर्गेनाइज करती है, राइट? आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। हाँ, कोई एनजीओ होती है वो अपने तरीके से काम कर रही है। पर्सनली अगर कोई मुझे विजिट करना चाहता है, सो माय नंबर इज देयर एवरीवेयर। आई थिंक किसी भी फॉरम में मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं रखा, एक ही नंबर रखा हुआ है। एनी पेरेंट कैन गिव मी अ व्हाट्सएप, share the reports, let me know, and if they want to meet I can look into the schedule, right? And I can tell them बचता है कि मैंने 10 पेरेंट्स को इकट्ठा कर लिया है और मैं चाहता हूँ आप आएँ और हम लोगों को सिखाएं, तो आई एम अवेलेबल। हम उसको स्केजुलाइज कर सकते हैं। और कैसे मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमने आपको दे दिया ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशन को,
तो अभी मेरे पास काफी so they can contact me easily. ओके, राइट। अच्छा, ये बताइए कि क्या जिस तरह आप हमारे लिए ऑनलाइन अवेलेबल हुई हैं, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को, बच्चों के लिए भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं? बिल्कुल, आई डू टेली सेशंस अक्रॉस द कंट्री। और कुछ मेरे क्लाइंट्स यहाँ से चले जाते हैं बाहर, तो फिर वहाँ पे उनको अफोर्ड करना और हेल्थ के सिस्टम के अंदर एनरोल होना मुश्किल होता है, तो I'm available if they ask and I'm there। ओके, ओके। ये अच्छा, तो बड़ी एक चीज अच्छी में और, सहूलत हो गई है कम लोगों के पास। बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ये सर्विसेज सेंटर्ड हैं अराउंड बिग सिटीज, तो छोटे सिटीज के लिए काफ़ी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए या उनकी गाइडेंस के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब पेरेंट्स किसी ऐसे प्रोफेशनल को ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे वो एक अच्छे प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर सकते हैं? आई होप सारे ही अच्छे होते होंगे। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम इस प्रोफेशन में आए थे, तो, तो, वी वर एक्सीडेंटल ऑक्यूपेशनल था, राइट? तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए भी, समझ आया कि यू आर द चूजन वन, गॉड हैज सिलेक्टेड यू फॉर हिज लविंग क्रिएचर्स, राइट? और लवली क्रिएचर्स, बट दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्फ। So God has selected you for this, to help them. So I guess everybody need to understand this deep in their heart that it is not just a profession, it's a responsibility. And a responsibility beyond capacity होती है। ये बहुत ज़्यादा involvement मांगता है occupational therapy profession जो है। So जब कभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया बहुत इजीली, जो मैं करती हूँ और जो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा करती रहूँ, कभी टाइम की तंगी की वजह से या किसी की वजह से ना हो वो और बात है, लेकिन जनरली यही प्रैक्टिस होती है। अगर पेरेंट्स को वो अपनी टीम में रखता है, पेरेंट्स को सिखाता है, ओपन अप होता है, इखलाक से बात करता है, सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। बिकॉज यू सी, बच्चे को तो नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स को पता है और नज़र आ रहा है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है और क्या होगा आगे। एक बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है, ये दर्द बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं ये कोट करती हूँ कि ये दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और जो आपके साथ अच्छे तरीके से काम करे, आपको रिजल्ट्स दे, आपको बताए कि देखिए मैंने ये किया है, 6 महीने बाद हम कंपेयर करेंगे, हम फिर इसको मैच करके देखेंगे कितना बेहतर हो रहा है। तो दिस मेक्स सेंस, हम्म रीजनिंग दे वो आपको चीज़ों की। बस ये नहीं कि ऑटिज्म को बच्चों का इलाज करता हूँ तो मैं बस इसको लिया, मैं इलाज कर रहा हूँ, आप आ रहे हैं, एक दौड़ लगी हुई है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। हम्म यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद एवरी चाइल्ड। राइट। यू आर द राइट पर्सन कि आपसे ये पूछा जाए, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एकेडमिक से भी ताल्लुक है, एक्सपीरियंस हैं, आप बहुत अरसे से काम कर रही हैं, बहुत प्रोफेशनल से आपका वास्ता रहा, पेरेंट्स से रहा। तो हमारे जो रिहैब फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम इस फील्ड को मज़ीद ग्रूम करना चाहते हैं, तो हमें किन कमियों पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है या फोकस करने की ज़रूरत है, या किन पॉइंट्स को हम लेके चलें तो हम इस फील्ड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? हमें अपग्रेशन की ज़रूरत है, एकेडमिक अपग्रेशन की ज़रूरत है, हमें टाइम के हिसाब से कोर्सेज को इनोवेट, क्योंकि देखिए ना दौर बहुत चेंज हो गया। जिस ज़माने में मैंने किया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई आई हैड द बेस्ट वन, बट नो डाउट माय मेंटोर्स वर वेरी गुड, माय इंस्टीट्यूट वर गुड, व्हाटएवर दे टॉट मी उसी वही मेरी बेसिक नॉलेज है। लेकिन अगर मैं वहीं रुक जाती तो ये 23 साल का सफ़र, आज तो मैं ऑब्सोलीट हो जाऊँ ना फिर। वो हम्म 23 साल में तो क्या-क्या बदल गया है ना? आपके फ़ोन के जो मॉडल्स हैं वो हर साल नए आते हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, राइट? सो यू सी कि आपकी एजुकेशन कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हमारा रिसर्च नहीं है, और रिसर्च ना होने की वजह ये कि हमारे पास क्लिनिकल रीजनिंग्स नहीं होती है प्रोफेशंस के पास। अच्छा, प्रोफेशनल्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उस तरह ट्रेन नहीं हुए होते। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात समझने की ज़रूरत है कि थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ थेरेपी का आना ज़रूरी नहीं है। there are many other skills that you should have, soft skills, right? और वो soft skills communication में भी होती हैं,
वो सॉफ्ट स्किल ओपनिंग अप में भी होती है। देखिए हमें पता है व्हाट एम आई, बट लोगों को तो नहीं पता ना। यू शुड ओपन अप, यू शुड टॉक टू पीपल, मिंगल विद देम। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ही सेंटर के अंदर अपने ही जगह पे काम करते रहेंगे तो नोबडी विल नो यू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसी के अंदर बंद होने चलेंगे। तो साइलोज में काम मत करिए। जितना साइलोज में काम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपका प्रोफेशन कम से कम डेवलप होगा, पीपल वोंट नो अबाउट यू। उसके छोटे छोटे बिट लोग लेना शुरू कर देंगे। जैसे आजकल आप हर दूसरे शख्स को देखें तो वो कहता है मैं सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम कर रहा हूँ, चाहे उसे पीछे कख ना पता हो कि न्यूरोफिजियोलॉजी क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन के पीछे न्यूरो एनाटॉमी क्या है, बट ही इज वर्किंग ऑन दैट क्योंकि उसने 2-3 चीजें सीख ली हैं एंड ही इज डूइंग इट। वो लिंक तो नहीं कर सकता, इमीडिएट एक्शन तो दे सकता है लेकिन परमानेंट रिजल्ट नहीं दे सकता। परमानेंट रिजल्ट एक थेरेपिस्ट ही दे सकता है क्योंकि उसे पता है क्या करना है। तो आई थिंक लोगों को ओपन अप होना चाहिए, सारे प्रोफेशनल्स को, एंड कम अप ऑन अ स्टेज। कोई प्रोफेशन किसी से कम नहीं होता सर। सारी चीजें जो है ना वो वी आर वर्किंग इन अ टीम। एक हॉस्पिटल में अगर उसका हाउसकीपिंग स्टाफ अच्छा ना हो तो इन्फेक्शन रेट सबसे हाईएस्ट होंगे, ऐसे ही है राइट। वो सफाई नहीं राइट। करेगा, वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर लाख आप अच्छा सर्जन ला के बिठा दो, सक्सेसफुल रेट तो नहीं आएगा ट्रीटमेंट का, प्रोग्नोसिस का। सिमिलरली हम भी हेल्थ केयर सर्विस का एक हिस्सा है एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर विद एवरीबॉडी एंड वी ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि रिहैब के अंदर जहाँ फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, एंड वी ऑल वर्क टुगेदर इवन। क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट के पास अगर बच्चा नहीं बैठेगा तो वो अटेंशन स्पैन पे तो काम नहीं करेगी। दैट विल बी एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हु विल बी फोकसिंग। अगर बच्चा बदतमीजियां करेगा तो बिहेवियर थेरेपिस्ट को बोला जाएगा कि भाई इसको ये कंट्रोल कराओ, राइट। खैर मैं मानती नहीं कि बच्चे बदतमीज होते हैं, मुझे लगता है कि देयर आर समथिंग रॉन्ग इन द environment and us which makes children do that way, so we need to stop that। automatically children will learn the good aspect, लेकिन फिर भी हमारा एक ट्रेंड है समझने का। तो जहां उसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, मसल्स या फिजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, सो इसका मतलब है वी ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, बेस्ट फिट टू ईच अदर फॉर वेल बीइंग ऑफ द क्लाइंट। सो एक अच्छे प्रोफेशनल को चाहिए कि वो सबके साथ मिलके अपनी एक पोजीशन रख के काम करें। राइट। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, और मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोफेशनल्स एक इस चीज़ की कमी है, और दूसरा मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो, या आप कहें काउंसिल, किसी ऐसी काउंसिल की गवर्नमेंट की तरफ से वो अगर इन प्लेस हो जाए। लोग थोड़ा शायद काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी स्टेज पे प्लेस हो जाए नहीं तो नहीं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फॉर दैट आई वुड लाइक टू ऐड, काउंसिल हमारे यहाँ बनी है अभी ही इस साल अप्रूव हुई है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, जिसके अंदर रिहैब प्रोफेशंस भी आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वही है कि इस काउंसिल के स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन से कोई नहीं है। जो एसोसिएशन हम्म। पिछले 30 साल से वर्ल्ड फेडरेशन के साथ काम कर रही है, उसको पता भी नहीं चला कब काउंसिल हो गई, कब उसका पूरा मेमोरेंडम बन गया। तो मुझे लगता है, मतलब आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल फॉर एनी रीजन, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन वी कम टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन, देन प्लीज हमें अपने जाती मफादात को एक साइड पे रखना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें, अगर इसमें सारे प्रोफेशंस हैं तो उनको ऊपर लाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। वी आर देयर टू गिव आवर टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग। सो द काउंसिल हैज मेड, बट उसकी अभी तक जो है वो एक्टिवली रिहैब के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। ओके ओके, चलें, ये भी हमारी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड हो गया कि काउंसिल इज़ इन प्लेस टू सम एक्सटेंड नाउ, और उसकी कोलैबोरेशन में जो भी कमियां हैं अल्लाह करे वो भी जल्दी दूर हों, सो दैट लोगों को भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सो मिस नीलम ज़ारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, और पता भी नहीं चला आपके साथ बात करते हुए कि टाइम गुजर गया। सो आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला, और ये सेशन आई थिंक लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें आपसे, आपके बारे में और रिहैब फील्ड के बारे में और ओटी के बारे में मिली, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you for calling me, and whenever you want it, I'm always there. तो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस जी। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।